हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे अपने साइंस के क्वेश्चन कवर करेंगे। जो आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन हैं उन्हें हम यहाँ कवर करेंगे। आज का जो क्लास है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जैसे एग्जाम में जो है लेवल बढ़ता जा रहा है ना क्वेश्चंस का, ऐसे ही अपने क्लास में भी लेवल बढ़ता जा रहा है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल एग्जाम में आएंगे, और अगर टफ भी बनता है, मॉडरेट भी बनता है, तो भी ये क्वेश्चन आपके इंक्लूड किए जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, सारे इसमें आपको इजी से टफ सब तरह के आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टोकोफेरॉल जो है ये किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन ई जो है ये इसका नाम है टोकोफेरॉल। ठीक है, सारे विटामिन के नेम आपको याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टोकोफेरॉल का आंसर अपन यहाँ तुरंत याद कर लेंगे। टोकोफेरॉल किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि रथ एक ट्रॉफी, उससे आप इजीली याद कर सकते हो सारे विटामिन का नेम। डिटेल में चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको इसकी डिटेल ट्रिक दे दूंगी। ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण है? तो ध्रुवण जो पोलराइजेशन है वो आपकी अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स वेव का गुण होता है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगों या ट्रांसवर्स वेव का गुण क्या होता है? आपका ध्रुवण होता है। ठीक है, ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण है? अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स। विषाणुओं को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये आपके स्टैनले थे, स्टैनले को। ठीक है, विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आपके स्टैनले को। ठीक है, स्टैनले को क्रिस्टल रूप में, जो उन्होंने वायरस को क्रिस्टल रूप में ट्रांसफॉर्म किया था, इसके लिए उन्हें क्या मिला? अवार्ड मिला स्टैनले, क्योंकि इस क्रिस्टल रूप में एक्चुअली इसको स्टोर करना इजी होता है। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इन्वेंशन है कि आपने वायरस को जो है आप वैक्सीन के लिए आप यूज करते हो, तो उसे आप क्रिस्टल फॉर्म में आप वैक्सीन को स्टोर कर सकते हो। इन शॉर्ट यहाँ पे मतलब ये है। ठीक है, तो स्टैनले ने वायरस को क्रिस्टल फॉर्म में प्राप्त किया था। किसने? स्टैनले ने। नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो ये नियम बॉयल नियम आपका किस स्थिति में लागू होता है? तो जो बॉयल का नियम है ये आपके नियत तापमान या आपके कांस्टेंट टेम्परेचर पर लागू होता है। ठीक है, नियत नियम जो है आपका बॉयल का नियम जो है आपका किस टेम्परेचर पर लागू होता है? तो ये आपके नियत तापमान या कांस्टेंट टेम्परेचर पर आपके बॉयल का नियम लागू होता है। ठीक है, किस पे होता है बॉयल का नियम? नियत तापमान यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर आपके बॉयल का नियम लागू होता है। द्रव की बूंद की आवृत्ति गोलाकार होने का कारण क्या है? फ्रेंड देखो, ये आपका इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और ये बॉयल का नियम जो है आपका किस स्थिति पे लागू होता है? ये आपका इजी नहीं है, कुछ लोगों के लिए मॉडरेट रहेगा, कुछ लोगों के लिए ये आपका टफ रहेगा। तो जिस तरीके से अभी अपने पेपर बन रहा है, मॉडरेट टू टफ, सॉरी इजी टू मॉडरेट, और कभी कुछ क्वेश्चन टफ भी रहते हैं, बिल्कुल उसी फॉर्मेट के मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन रट लीजिएगा, बिल्कुल मत छोड़िएगा एक भी क्वेश्चन। ठीक है, तो बॉयल का नियम आपने कर ही लिया है याद कि कब लागू होता है? ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर लागू होता है। फिर आता है कि कोई भी एक लिक्विड है तो उसकी जो बूंदें होती हैं वो गोल क्यों हो जाती हैं शेप में? तो वो सरफेस टेंशन या आपके पृष्ठ तनाव के कारण हो जाती हैं। ठीक है, फिर आता है कि एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके। ठीक है, तो वो है आपकी फोकस की दुगनी लंबाई पर। ठीक है, एक कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक वस्तु है, तो उस वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि जो भी उसकी एक मूल या आभासी स्थिति है इसे उत्तोलक लेंस द्वारा समान आकृति में पाया जा सके। तो फोकस की दुगनी लंबाई पर आप किसी भी वस्तु को रखोगे तो आपको ये स्थिति देखने को मिल जाएगी। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आपेक्षित घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये हमने कल भी क्वेश्चन देखा था, तो ये आपका है हाइड्रोमीटर। ठीक है, आपेक्षित घनत्व मापने के लिए आपका आपेक्षित घनत्व, अगर डेंसिटी अगर पूछेगा तो आपको देखना है हाइड्रोमीटर, और अगर यहाँ पे आर्द्रता हो जाता, हमने कल आर्द्रता देखा था, तो वहां हो जाता है हाइग्रोमीटर। ठीक है, अगर आपका डेंसिटी है, अपेक्षित घनत्व है, तो यह है आपका हाइड्रोमीटर,
और अगर आर्द्रता हो जाता तो हो जाता हाइड्रोमीटर। ठीक है, किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? तो लोटनिक घर्षण का मान जो है सबसे कम होता है। जो आपका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन होता है, जो आपका लोटनिक लैंटिक फ्रिक्शन कहते हैं शायद उसे इंग्लिश में। तो उसका जो मान होता है ना वो सबसे कम होता है। कौन सा फ्रिक्शन का मान सबसे कम होता है? लोटनिक घर्षण या लैंटिक फ्रिक्शन का। किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो आपके पिटवा लोहा रॉट आयरन में कार्बन की मात्रा जो है सबसे कम होती है। ठीक है, आप किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो आपके पिटवा लोहा या रॉट आयरन में कार्बन की मात्रा जो है वो सबसे कम होती है। डैनियल सेल में प्रयुक्त धातुएं हैं, तो डैनियल सेल में प्रयुक्त धातुएं कौन सी होती हैं? आपकी तांबा और जस्ता होती हैं डैनियल सेल में प्रयुक्त धातुएं। डैनियल सेल में आपकी कौन सी धातुएं प्रयुक्त होती हैं? तांबा और जस्ता। आपका जो कॉपर और जिंक है ये आपके डैनियल सेल में यूज होता है। ठीक है, मैं 2 से 3 बार इसलिए रिपीट करती हूँ कि आपको वीडियो में ही चीजें याद हो जाए, साइंस के लिए आपको अलग से टाइम ना निकालना पड़े। ठीक है, तो डैनियल सेल में आपकी कौन सी धातुएं प्रयुक्त होती हैं? आपकी तांबा और जस्ता प्रयुक्त होती हैं। किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना है? तो ये है आपकी अग्नाशय या पेनक्रियास। ठीक है, किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना है? तो ये है आपका क्या? पेनक्रियास। डायबिटीज जो है एक्चुअली क्या होता है, अग्नाशय की आपकी लेगरहेंस की दीपिका की बीटा सेल से आपका इंसुलिन रिलीज होता है और वही इंसुलिन जो है आपके बॉडी के ग्लूकोज को, ब्लड शुगर को, ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। ठीक है, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपनी बॉडी में स्टोर कर लेता है आपकी, और जब भी आपकी बॉडी को नीड होती है तो वो ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट करके रिलीज कर देता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता है तो सब ठीक रहता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल है क्योंकि उसने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर दिया। लेकिन अगर इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा है तो क्या होगा कि जो बॉडी में से जो भी आपने कुछ भी खाया पिया वो सीधा आपका ग्लूकोज बना, रेस्पिरेशन की प्रोसेस हुई जब माइटोकॉन्ड्रिया में, और वो सीधा ग्लूकोज आपके ब्लड में चला गया। वो ब्लड को जितना ग्लूकोज चाहिए भी नहीं था उससे ज्यादा ग्लूकोज ब्लड में चला गया। ठीक है, तो फिर होगा क्या कि आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसी के लिए हम बाहर से इंसुलिन की टैबलेट्स या इंसुलिन के इंजेक्शन वगैरह लेते हैं ताकि वो ग्लूकोज वापस से आपके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाए और आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो अब हमें यहाँ क्या समझ में आया कि जो हमारा अग्नाशय है जब वो इंसुलिन बनाना बंद कर देता है तो आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है। अब तल उत्तल अवतल उत्तल लेंस कैसा होता है? कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस होते हैं इसमें। तो ये कैसा होता है? ये अभिसारी या अपसारी कैसा होता है? तो ये अभिसारी यानी कि कॉन्वर्जेंट होता है। ठीक है, अवतल उत्तल लेंस जो है आपका, जिसमें आपके कॉनकेव भी होता है और कॉन्वेक्स दोनों ही लेंस होते हैं, तो ये आपका कैसा होता है? कन्वर्जेंट होता है, अभिसारी होता है। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत है, रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत जो है आपका ये है रेखीय संवेग का संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत क्या है आपका? रेखीय संवेग का संरक्षण। ठीक है, रॉकेट जो ऊपर जाता है वो किस सिद्धांत से जाता है? आपका रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत के द्वारा रॉकेट ऊपर जाता है। हाइड्रोफोनिक्स किसे कहते हैं? तो हाइड्रोफोनिक्स जो होता है आपके पौधों को, मृदा विहीन पौधों को उगाने की जो विधि है ये हाइड्रोफोनिक्स होती है। इसमें पौधे जो है बिना मिट्टी के जल की सतह पर उगाए जाते हैं। कोलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाला अंग है। कोलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाला अंग है। तो कोलाइटिस रोग में आपका कौन सा अंग प्रभावित होता है? कोलाइटिस रोग में तो ये आपका छोटी और बड़ी आंतें जो होती हैं ये कोलाइटिस रोग में प्रभावित होती है। ठीक है, कोलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? छोटी और बड़ी आंत दोनों ही आपकी कोलाइटिस रोग में प्रभावित होती हैं। ठीक है, छोटी और बड़ी आंत दोनों ही आपकी कोलाइटिस रोग में प्रभावित होते हैं। सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो सोने में तांबा मिलाया जाता है। सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में क्या मिलाते हैं? तांबा मिलाते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है?
तो एसिड जो होता है, अम्ल जो होता है, ये आपके नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल करता है। ठीक है, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, एसिड या अम्ल करता है। जो एसिड का टेस्ट होता है ना, तो उसमें यही देखा जाता है कि अगर नीला लिटमस पेपर है और वो अगर लाल हो जाता है तो मतलब वो सॉल्यूशन आपका क्या है, एसिड है। और अगर लाल लिटमस को नीला कर देता है तो वो आपका सॉल्यूशन क्या है, अल्कलाइन है। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये आपके डार्विन ने लिखी है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है, डार्विन ने लिखी है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है, तो ये आपके वॉटसन और क्रिक की देन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है ये किसकी देन है, तो ये आपके वॉटसन और क्रिक की देन है। प्रेरित विद्युत दाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है और यह किसका नियम कहलाता है, ये आपके फेराइट का विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का नियम कहलाता है। ठीक है, प्रेरित विद्युत दाहक बल जो है फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर किसके बराबर होता है, तो ये नियम किसका क्या कहलाता है, किसका नियम है ये आपके, ये फेराइट का आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण का जो आपका नियम है वही है। ठीक है, प्रेरित विद्युत दाहक का। डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है, तो डायस्टेज एंजाइम जो होता है ये आपके स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है, ये डाइजेशन से आपके क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं और डाइजेशन से आपके सिर्फ एंजाइम के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम बिल्कुल टारगेट करके, अपना पटवारी एग्जाम है आपका, अभी एमपीपीएससी है, टारगेट करके क्वेश्चन आप लोग के लिए ला रहे हैं कि आपका क्वेश्चन एक भी एग्जाम में इनसे बाहर ना जाए। ठीक है, साइंस की तो पूरी गारंटी, आपका क्वेश्चन बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है, तो डायस्टेज एंजाइम जो है ना आपका, ये स्टार्च का पाचन करता है। डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है डायस्टेज एंजाइम। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण क्या है, तो क्योंकि लोहा जो है वो भारी होता है और जितना जल विस्थापित करता है उससे ज्यादा भारी आपका लोहा होता है, इसीलिए लोहा डूब जाता है। ठीक है, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। फिर आता है कि मिथाइल ब्रोमाइड को जब वो पोटेशियम साइनाइड में अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह क्या देता है, तो वो आपका डाई मिथाइल ईथर देता है। ठीक है, जो मिथाइल ब्रोमाइड है उसको जब पोटेशियम साइनाइड में अल्कोहल के साथ में उबालते हैं, ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबालते हैं तो वो क्या देता है, तो वो आपका डाई मिथाइल ईथर देता है। ठीक है, जो आपका मिथाइल ब्रोमाइड है उसे आप किसके साथ उबाल रहे हो, पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबालते हो। ठीक है, तो वो आपको डाई मिथाइल ईथर देता है। अश्रु गैस क्या होती है, क्लोरो एसिटोफिनॉल या क्लोरोपिक्रीन। ठीक है, क्लोरो एसिटेफिनॉल या क्लोरोपिक्रीन जो होती है ये आपकी अश्रु गैस होती है। ठीक है, अश्रु गैस कौन सी होती है, क्लोरो एसिटोफिनॉल, क्लोरो एसिटोफिनॉल या क्लोरोपिक्रीन आपकी कौन सी गैस है, अश्रु गैस है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हमारा ये जो हम क्वेश्चन अपने जो रोज का टारगेट कर रहे हैं कि आपका एग्जाम बाहर ना जाए, इसको एकदम से आप रट लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आप लोगों के कमेंट पढ़ करके जो है थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिएगा वो भी बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच।